अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपना करम रखे, आमीन। तो बच्चों, कल हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से इनके कॉम्प्रिहेंसिव का आगाज़ करते हैं बच्चों। इसके बाद न्यूमेरिकल और ये चैप्टर इंशाल्लाह वाइंड अप है। तो आज हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है इनका हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 3.4 जो है कॉम्प्रिहेंसिव का, वो कह रहा है जी, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टेट करें प्लस एक्सप्लेन करें, और जो इसका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये है क्या, ठीक है बच्चों। इसकी जानिब आने से पहले मैंने आपको 1-2 चीज़ें समझानी है। पहले वो ये है कि आपको बेटा यहाँ एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, ठीक है बेटा। आप जैसा ये डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, कि एक मास m1 है, ठीक है बच्चों, दूसरा मास m2 है, ठीक है बच्चों। तो मास m1 की वेलोसिटी v1 है, मास m2 की वेलोसिटी v2 है, ठीक है। दोनों ऑन अ प्लेन सरफेस मूव कर रही हैं, ठीक है। किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये दोनों बाल्स मूव कर रही हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है। अच्छा बच्चों, पीछे आप देख के आए थे कि 2 बॉल्स थी, वो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ऐसे मूव कर रही थी। एक पॉइंट आया बेटा, ये दोनों बॉल्स आपस में टकरा गई, ठीक है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, कि m1 और m2 दोनों मैसेज टकरा गए। कब टकराए हैं? जब v1 की वेलोसिटी v2 की वेलोसिटी से ग्रेटर हुई, ज़्यादा हुई, ठीक है। तो आप यहाँ फोर्सेस का इम्पैक्ट बच्चों देख सकते हो। f और f नेगेटिव, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ सेम डायरेक्शन में टकराई हैं, तो ये वाला जो इम्पैक्ट है फोर्स का वो नेगेटिव हो गया। उसके बाद बच्चों उसके मासेस तो m1 और m2 ही रहे, ठीक है। और जो वेलोसिटी v1 और v2 ये, ठीक है, ये v1 डैश और v2 डैश में चेंज हो गई, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये है क्या। तो द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सिस्टम। के ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को सिस्टम कहते हैं। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट द सिस्टम इज़ नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है बच्चों। कि ऐसा सिस्टम कि जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, बैरूनी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं करे, दैट इज़ कॉल्ड योर आइसोलेटेड सिस्टम। तो बेटा कंसीडर कर लें, जैसे हमने अला कंसीडर किया है, आ सिस्टम ऑफ 2 बॉल्स हैविंग मैसेज m1 और m2, और उनकी वेलोसिटीज़ क्या हैं, v1 और v2 है। बोथ बॉल्स आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। इन सेम डायरेक्शन, इनके डायरेक्शन सेम है। तो कोलिजन कब हुई है? कोलिजन तब हुई है जब v1 इज़ ग्रेटर दैन v2, कि v1 की वेलोसिटी v2 की वेलोसिटी से जब ज़्यादा हुई है, बॉल्स विल कोलाइड, दोनों गेंदें आपस में बेटा टकरा गई। आफ्टर कोलिजन द न्यू वेलोसिटीज आर v1 डैश एंड v2 डैश, बट मैसेज m1 और m2 रिमेन अनचेंज। तो यहाँ अब हमारे पास एक प्रॉपर वजाहत के साथ स्टेटमेंट बन चुकी है क्या, कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन वो यही था। पहली बॉल का मैस m1, उसकी वेलोसिटी v1, ठीक है। दूसरी वेलोसिटी का मैस m2 बेटा, उसकी वेलोसिटी v2। कोलिजन के बाद अब क्या हुआ, जब टकराई हैं तो मैसेज तो बेटा दोनों के सेम रहे, m1 और m2, लेकिन जो पहले मैस की वेलोसिटी v1 थी वो v1 डैश में चेंज हो गई आफ्टर कोलिजन, और दूसरे मैस की वेलोसिटी v2 थी तो v2 डैश हो गई आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम क्या स्टेटमेंट देता है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम यहाँ ये स्टेटमेंट देता है कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम पर जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम बेटा हम पढ़ के आए हैं जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर नहीं लगे, वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। सो द फाइनल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ इक्वल टू द इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। के जो फाइनल वाला है प्लस इससे पीछे जो डायग्राम देखी थी इनिशियल वाला है, ठीक है, दोनों का मोमेंटम बेटा सेम रहा है। इट्स मीन दैट, इसका ये मतलब है, इसका बेटा क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन पीछे पढ़ के आए हैं, वो क्या था बेटा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, यानी कि बिफोर कोलिजन का मोमेंटम बराबर टोटल कोलिजन का आफ्टर मोमेंटम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई एक स्टेटमेंट। तो बेटा इसका एक स्पेशल केस भी है, वो स्पेशल केस मैंने यहाँ आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। वो स्पेशल केस क्या है कि बॉल का मैस m1 है, बॉल का मैस m2 है। एक बॉल इस वक्त स्टेशनरी हालत में पड़ी, यानी कि साकिन पड़ी है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे।
जो कि m2 है और इसकी वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू 0 है, जबकि v1 m1 के साथ मास m1 m2 की जानिब बढ़ रहा है। सेम पिछले डायग्राम की तरह बेटा m1 और m2 आपस में कोलाइड की हैं, फोर्सेस F और F डैश। तो अब ये क्या हुआ, क्योंकि ये बॉल आके रेस्ट बॉल के साथ टकराई है तो इसके सारे का सारा मोमेंटम शिफ्ट हो गया इसके अंदर, जिसकी वजह से ये बॉल्स स्टेशनरी हालत में आ गई मैसेज m1 की, जबकि m2 वाली v2 जो वेलोसिटी के साथ है वो चल पड़ी। तो न्यू वेलोसिटी क्या हुई, मैस m1 की वेलोसिटी ये वाली इधर शिफ्ट होके ये 0 हो गई, जबकि ये इधर शिफ्ट होके v2 बराबर v1 डैश हो गई, तो ये मूव करना शुरू कर गई। ठीक है बच्चों, तो लेट अ बॉल ऑफ मैस m1 मूव्स विद द वेलोसिटी v1, बॉल m2 एट रेस्ट टाइम वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू 0 के मैस m1 जो है वो वेलोसिटी v1 बॉल मूव कर रही है, जबकि मैस m2 है वो रेस्ट हालत में है वेलोसिटी v2 के साथ। बॉल ऑफ मैस m1 मीन कोलाइड विद वेलोसिटी v1 टू बॉल ऑफ मैस m2 विद वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू 0 कि मैस m1 जो वेलोसिटी v1 वाली है वो मैस m2 वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू 0 के साथ टकराई है। द इम्पैक्ट फोर्सेस विल f एंड f डैश, अब इनका इम्पैक्ट भी आपस में पड़ेगा, वो क्या है f और f डैश है, जैसे मैं पीछे भी बता गया हूँ और दोबारा मैंने आपको यहाँ बतलाया है। ठीक है, व्हेन दे कोलाइड मोमेंटम शिफ्ट फ्रॉम मूविंग बॉल m1 टू स्टेशनरी बॉल m2, मोमेंटम शिफ्ट हो गया मैस m1 का जो कि v1 था स्टेशनरी बॉल m2 के अंदर। तो अब जो न्यू बॉल है वो क्या हुई, मोमेंटम है वो क्या हुआ, मैस m1 की वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू 0 हो गई और v2 की वेलोसिटी v1 डैश इज इक्वल टू v2 हो गई है, v2 इज इक्वल टू v1 डैश विल बी द न्यू वेलोसिटी ऑफ मैस m2 ड्यू टू न्यू इम्पैक्ट ऑफ द मोशन, सो द मोमेंटम रिमेन कंजर्व। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व रहा है, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाद बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन अ टेबल इनटू अकाउंट द फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसिस, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। कि कोई भी मोशन को आपने डिस्क्राइब करना है कि फ्रिक्शन जो है वो किसी भी सरफेस के ऊपर हो, यानी कि एक टेबल है, ठीक है, और एक ब्लॉक उस टेबल के ऊपर पड़ा है, तो दोनों के दरमियान में जो दोनों सरफेसेस हैं उसके दरमियान में फ्रिक्शन का फिनोमेना बताना है, प्लस आपने बच्चों साथ ये बताना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो आए बच्चे इनके बारे में हम अब स्टडी करते हैं थोड़ी सी। अच्छा बेटा, आपको यहाँ एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये देखिए एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, मैं आपको ज़रा क्लियर करके ये दिखा देता हूँ। टेबल है, टेबल के ऊपर बेटा ब्लॉक पड़ा हुआ है, ब्लॉक के नॉर्मल फोर्स ऊपर को Fn लग रही है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फोर्स है Fn वो ऊपर को लग रही है। ठीक है, जबकि मैस ऑफ द बॉडी वेट जिसको कहते हैं वो ग्रेविटी उसके ऊपर वो नीचे को लग रही है जो कि mg है। ठीक है, जो स्टैटिक फोर्स है वो इधर को लग रही है, जबकि टेंशन फोर्स इधर को लग रही है, जो कि एक पुली के साथ कनेक्ट है और पुली के ऊपर से एक रस्सी है, रस्सी का एक कोना ब्लॉक के इस साइड पर, जबकि दूसरा कोना वेट के पैन के साथ है, पैन के ऊपर कुछ वेट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं। द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दो सॉलिड सरफेस के दरमियान में बेटा जो फ्रिक्शन होगी दैट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या मुराद है, कंसीडर अ मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस की ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ मोशन ऑफ अ ब्लॉक हो रहा है। ठीक है बच्चों, कि व्हेन शोन इन डायग्राम अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के मुताबिक व्हेन अ वेट इज़ पुट इन द पैन, जब पैन के अंदर वेट पुट करेंगे तो फोर्स F फिजिकल टू टी, ये वाली टेंशन जो कि फोर्स है, टेंशन फोर्स ये धागे के ऊपर लगेगी या रस्से के ऊपर लगेगी, इक्वल टू द सम ऑफ दिस वेट एंड द वेट ऑफ द पैन एक्ट ऑन द ब्लॉक। दिस फोर्स टेंड टू पुल द ब्लॉक एट द सेम टाइम एंड अपोजिंग फोर्स अपीयर दैट डज नॉट लेट द ब्लॉक मूव। दिस अपोजिंग फोर्स इज़ द स्टैटिक फोर्स। यहाँ बच्चों ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक फोर्स जो है, जब टेंशन फोर्स है जिसको हम F इक्वल टू टी कहते हैं, वो वेट के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो पैन के अंदर जो ब्लॉक वेट पड़ा हुआ है वो प्लस जो ब्लॉक है उसका वेट। ठीक है, तो उसको अपोजिंग फोर्स जो कि इसको यहाँ रोकने के लिए जो फोर्स लगेगी ना बच्चों, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इधर को, तो ये वाली फोर्स अपोज करेगी इस फोर्स को, ये वाली फोर्स दैट इज़ कॉल्ड द स्टैटिक फोर्स, जिसे हम Fs का भी नाम देते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपके पास काइनेटिक फोर्स।
अब क्या हो गया, अगर इधर इस पैन के ऊपर वेट को बढ़ा दिया जाए, अब इस पैन के ऊपर बेटा वेट को बढ़ाएंगे तब क्या होगा, इसके बारे में अब थोड़ी सी स्टडी करते हैं। तो इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर वेट इन द पैन, के अगर हम पैन के अंदर ज़्यादा वेट डालना शुरू कर दें, 1 बाय 1 एक एक करके इन स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स में, आ स्टेज विल कम व्हेन ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक वक्त ऐसा आएगा कि जो ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड करना शुरू कर देगा। दिस इज़ द लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट है। दैट इज़ इक्वल टू द टोटल वेट इंक्लूडिंग पैन, जो पैन्स में टोटल वेट का होगा अपना फ्रिक्शन जो उसको सहेगी। वैन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग, जब उसकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी और ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा, द फ्रिक्शन स्टिल एग्जिस्ट, क्योंकि फ्रिक्शन उसके दरमियान में तब भी होगी इस टेबल के प्लस इस ब्लॉक के दरमियान में, क्योंकि रगड़ना फिर भी लगनी है जब इसने मूव करना है। ठीक है बच्चों, तो दिट इज़ नोन एज द काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, ये काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के दरमियान में छोटा सा ताल्लुक़ है। इसके बाद बेटा लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इंतहाई आसान है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी हम अब स्टडी कर लेते हैं। तो एक्सप्लेन द इफ़ेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द मोशन ऑफ व्हीकल्स ऑन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टायर एंड ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है, कि आपने इफ़ेक्ट ऑफ फ्रिक्शन को बताना है कि जब कोई व्हीकल किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रहा हो और जो टायर का कॉन्टैक्ट है वो सरफेस और ब्रेक फोर्स का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो फ्रिक्शन एंड टायर फोर्स, सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रिप एंड ट्रैक्शन। ग्रिप और ट्रैक्शन से यहाँ क्या मुराद है? ग्रिप और ट्रैक्शन से मुराद है कि द फोर्स बिटवीन द टायर सरफेस एंड द रोड प्रोवाइड द ग्रिप, कि टायर सरफेस और रोड के दरमियान में जो फ्रिक्शन है वो उसको ग्रिप देती है, पकड़ देती है, फॉर द व्हीकल टू मूव, ताकि व्हीकल या गाड़ी वगैरह आसानी से मूव करे या चले। ठीक है बच्चों, उसके बाद है एक्सेलरेट एंड टर्न, ताकि वो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करे, मूव भी करे और टर्न भी करे। रफ टायर सरफेस ईजी ए ट्रीट पैटर्न, जो कि रफ टायर सरफेस है जो कि उबड़ खाबड़ या खुरदुरे पैटर्न के बने हों। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन एंड इम्प्रूव ट्रैक्शन, और वो उसको पकड़ भी मज़ीद देता है, स्पेशली ऑन अनइवन एंड स्लिपरी रोड, और जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं और स्लिपरी रोड के ऊपर। इम्पैक्ट ऑफ सरफेस कंडीशन, अब बच्चों यहाँ सरफेस की कंडीशन भी मैटर करती है। क्या मैटर करती है? वो ये मैटर करती है बच्चों कि ऑन वेट आइसी और ऑयली रोड, के बर्फीले रोड, गीले रोड, ठीक है, या ऑयली रोड, द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड डिक्रीज, टायर और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन बच्चों डिक्रीज़ कर जाती है। रिड्यूसिंग द व्हीकल एबिलिटी टू मेंटेन कंट्रोल, ताकि वो अपना तवाज़ुन को बराबर रख सके। ठीक है, लेकिन चूँकि ये रोड के दरमियान में और टायर के दरमियान में इस कंडीशन की वजह से फ्रिक्शन डिक्रीज़ करती है, तो ये अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रखती। दैट इज़ वाई एंटी स्किटिंग टेक्नोलॉजी आर प्रॉपर टायर मेंटेनेंस आर क्रिटिकली फॉर सेफ्टी, जो एंटी स्किट टेक्नोलॉजी है कि फिसलन वगैरह से बचने के लिए और क्रिटिकल सेफ्टी वगैरह से बचने के लिए, अपना क्रिटिकल सेफ्टी वगैरह की हिफाजत के लिए इसको देखा जाता है। फिर उसके बाद है टायर वियर। एक्सेसिव फ्रिक्शन ड्यू टू पुअर रोड कंडीशन, ज़्यादा भी फ्रिक्शन जो है वो ख़तरनाक होती है रोड कंडीशन की वजह से। इम्प्रूव टायर इन्फ्लेशन, जो कि टायर को बर्बाद करता है। कैन कॉज टायर वियर, जो कि टायर को इस तरह ख़राब करेगा कि वो अपनी फ्रिक्शन या अपनी पकड़ जो है वो वक्त के लिए ख़त्म कर सकता है। तो ये एक इसका नुकसान है टायर वियर का। नेक्स्ट है फ्रिक्शन एंड ब्रेकिंग, जैसे ऊपर सवाल में अभी बात की थी कि सबसे पहले इसका जो पॉइंट बन रहा है बच्चों वो बन रहा है स्टॉपिंग अ व्हीकल, कि वैन ब्रेक आर अप्लाइड, जब ब्रेक वगैरह अप्लाइड करते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक पैड एंड द व्हीकल शो द व्हील रोटेशन, के वो व्हील को रोटेट करवाता है। आप देख भी सकते हैं जब गाड़ी वगैरह चलती है। कंटिन्यूसली फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड हेल्प द व्हीकल स्टॉप, कि इस तरह जो फ्रिक्शन रोड और टायर के दरमियान में है वो गाड़ी को मदद देगी कि वो रुक जाए। इफेक्ट ऑफ टायर कंडीशन, worn out टायर विद लो ट्रेड्स रिड्यूस द फ्रिक्शन विद रोड इंक्रीजिंग द स्टॉपिंग डिस्टेंस, कि टायर वगैरह की अगर हालत ख़राब है तो रोड और टायर के दरमियान में फ्रिक्शन है वो कम होगी, जो कि उसको आपने देखा है कि अक्सर ब्रेक्स वगैरह गाड़ियाँ लगाती हैं तो वो ब्रेक तो लग जाती है लेकिन वो रगड़ खाते हुए दूर तक जाती हैं। इसकी वजह से जाती है क्योंकि टायर की जो पकड़ है वो ख़त्म हो चुकी होती है। इसके बाद बेटा आपके पास आता है इफ़ द ब्रेकिंग फोर्स एक्सीड द फ्रिक्शनल फोर्स, कि ब्रेकिंग फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स एक्सीड कर जाए ड्यूरिंग सडन ब्रेकिंग ऑन अ स्लिपरी रोड,
कि स्लिपरी रोड पर सडन ब्रेकिंग से द टायर में लूज ग्रिप, टायर ग्रिप वगैरह लूज़ कर देता है, रीडिंग टू स्किडिंग वगैरह से। दैट इज़ वाई एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS, जिसको कहते हैं, यूज टू प्रिवेंट वही लॉक अप एंड मेंटेन फ्रिक्शन फॉर इफेक्ट ब्रेकिंग, ठीक है। और एंटी ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई किया जाता है ताकि ब्रेकिंग वगैरह में इफेक्टिवली आए फिनोमेना। उसके बाद लास्ट है ऑप्टिमल फ्रिक्शन। वही कैन नीड ऑप्टिमम लेवल ऑफ फ्रिक्शन टू प्रिवेंट स्लाइडिंग ड्यूरिंग द ब्रेकिंग वाइल मिनिमाइज वेयर एंड टियर। इनको हम अपना जो मेंटेनेंस वगैरह है वो चाहिए होती है ताकि वो ऊबड़ खाबड़ या ढलवानी इलाकों से ईज़िली अपना जो है वो ग्रिप वगैरह बना लें। नहीं तो नतीजा क्या होगा कि वेयर और टियर का नतीजा होगा रोने धोने का ही, ठीक है। एक्सीडेंट वगैरह या हादसा वगैरह होगा तो फिर रोना तो नहीं है। ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में समझ आया होगा। अगर इसके रिलेटेड बच्चों को क्वेश्चन है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर लें। प्लस बच्चों अगर इसके रिलेटेड कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे साथ उसको डिस्कस कर लें। तो मेरे बच्चा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वक्त में आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आती रहें और मज़ीद नोटिफिकेशन के लिए आप एक्टिव रह सकें मेरे साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।